हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पूरा आपने रिवाइज कर लिया होगा, है ना। बाकी जो बचा है टाइम है उसमें आप पूरा रिवीजन करिए। फिजिक्स में सारे फार्मूले को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। लास्ट टाइम है तो कुछ भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो कृपया करके आप लोग पहले तो सारे फार्मूले को ध्यान से पढ़ के ये देख लें कि हमें कोई फार्मूले में तो ऐसा नहीं जो याद ना हो, ठीक है ना। तो टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 62, और इसका फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। और डिस्कशन से पहले आप सभी को मालूम है कि सिंह सर का एक मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आप देखते जाइए। द डायमेंशनल फार्मूला एम एल नॉट टी की पावर -3, यानी कि डायमेंशन हमको बताना है एम टी की पावर -3 की डायमेंशन क्या होगी। तो एम टी की पावर -3 ये किसकी डायमेंशन है ना। तो हमको फिजिकल क्वांटिटी बतानी कौन सी है। चलो सबकी डायमेंशन लिखें। एनर्जी की डायमेंशन आप सभी को मालूम होगा, एनर्जी होता है वर्क एनर्जी टार्क, है ना। सभी की डायमेंशन सेम होगी, ml² t-2, है ना। ये इसमें क्या लिखते हैं, वर्क एनर्जी टार्क। इन सभी की डायमेंशन क्या होती है, ml² t-2। अब जरा ध्यान से देखें, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाई लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लेंथ। वेलोसिटी को अगर लेंथ से डिवाइड करें LT-1 अपान L तो ये कट जाएगा T-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, T-1 वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो पावर की डायमेंशन देखें, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी ml² t-2 टाइम से डिवाइड करेंगे तो डायमेंशन बनेगा पावर की ml², और नीचे से ऊपर जाएगा तो ml² t-3। तो ये पावर की डायमेंशन हो जाएगी। अब हमें बची इंटेंसिटी, तो ऑप्शन में इंटेंसिटी ही हो जाएगा। इंटेंसिटी होता है एनर्जी, इंटेंसिटी को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कहलाता है इंटेंसिटी। चलो इंटेंसिटी में एनर्जी की डायमेंशन रखें ml² t-2। एरिया का मतलब हो जाता है यहाँ पर, एरिया को लिखेंगे L² t की जगह पर t, L² से L² कट गया, डायमेंशन आया mt की पावर -3। तो ये इंटेंसिटी है। क्वेश्चन में पूछा है किस ये फिजिकल क्वांटिटी पहचानना, आंसर होगा 3rd। तो इंटेंसिटी होता है यहाँ पर। और हमने आपको याद भी कराया था अभी, किससे याद करना है, सिप से, SIPE सिप। ये है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन I मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डायमेंशन, और पॉइंटिंग वेक्टर, ये है पॉइंटिंग वेक्टर, और ये E जो है वो इमिसिव पावर, इमिसिव पावर। इन सभी की डायमेंशन सेम होती है mt की पावर -3, ठीक है ना। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, यहाँ पर इक्वेशन दिया है x की, तो x इक्वल टू दे रखा है e की पावर -α-t प्लस b e की पावर β-t। हमको यहाँ पर क्या बताना है, वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी dx/dt से। तो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर रहे हैं। देखो a और ये e की पावर -α-t, तो e की पावर -α-t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर -α-t ऐसे लिखेंगे, और फंक्शन ऑफ फंक्शन में जो पावर है उसको एक बार फिर से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का अल्फ़ा। तो ये a e की पावर -α-t का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस BE β-t को एक बार ऐसे लिखें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट क्या आया, वेलोसिटी इक्वल टू माइनस आगे हो गया -ae की पावर α-t और प्लस BE की पावर β-t। अब दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें। ऑप्शन में यहाँ पर दिया है वेलोसिटी बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, बीटा के इंडिपेंडेंट है, तो इस वेलोसिटी की इक्वेशन में
बीटा है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो पहला इक्वेशन गलत। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा बराबर बीटा, अगर हम लोग अल्फा और बीटा को बराबर कर दें तो ए और बी अलग अलग है, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला दूसरा गलत हो गया। अब देखो अगर हम लोग टाइम को यहाँ पर बढ़ाएं, अगर टाइम को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये पावर में निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, और ये यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी वैल्यू निगेटिव में बढ़ती है इसका मतलब वो वैल्यू बहुत कम होती जाएगी। तो बढ़ाने पे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर निगेटिव है और यहाँ का पावर पॉजिटिव है। अगर मान लो जैसे मान लो टी का पावर, यहाँ टी की वैल्यू 5 रख दें, तो यहाँ पर माइनस में 5 आएगा, ये प्लस का 5, और माइनस का 5 मतलब वो वैल्यू 0.000 ऐसे करके, मतलब ये वैल्यू बहुत कम होती जाएगी और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो वेलोसिटी जो है वो टाइम के डायरेक्टली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा अगर टाइम को बढ़ाएंगे। तो आंसर हो जाएगा गो ऑन इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3, टार्क निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टार्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और एक फार्मूला ऐसे पूछा जाता है वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, इसको भी याद रखना है, नीट में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में वेक्टर में ये रिलेशन। चलो टार्क का फार्मूला लिखना है आर क्रॉस एफ से। अब इसको हम लोग बनाएंगे आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के लिखेंगे। पहले हम लोग आर का लिखेंगे, आर की वैल्यू 7 में, आई में 7, जे में 3, के में 1, और फोर्स में -3, 1 और ये 5। चलो सॉल्व करते हैं। पहले आई को लिखेंगे, तो आई में आई को बंद कर दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15, माइनस करेंगे 1 × 1, ये हो गया -15 -1। अब जे को करें ज़रा ध्यान से, जे में माइनस का साइन लगाएंगे। अब सॉल्व करते हैं, जे को देखो, जे को बंद कर लिया, 7 × 5 35, -3 × 1, माइनस प्लस हो जाएगा 1, अब माइनस ये 3। ठीक, अब चलो के को देखो, के को बंद कर लिया तो के में प्लस का के, ठीक है ना, के में तो 7, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 7 प्लस 3 3 9। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया है 14i, ये हो गया 30 माइनस का 38j, और ये वैल्यू आ गया 16 का k। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, -38 + 16 पहला ऑप्शन है। तो बस आपको वेक्टर में ये ध्यान रखना है फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 stones आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देयर रेंज आर इक्वल। क्वेश्चन में रेंज इक्वल है, बस इतनी बात समझ में आ गई। अगर रेंज इक्वल है यानी क्वेश्चन में R1 और R2 सेम हो गया। रेंज तभी इक्वल होगा जब एंगल क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक एंगल कितना दिया है π/3, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है। अगर एक एंगल π/3 है, π/3 का मतलब हो गया कितना एंगल 60 डिग्री, यानी क्वेश्चन में ये 60 होगा तो अगला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। दोनों पे रेंज सेम आएगा। अच्छा, इस पे इन्होंने हाइट बोला h1, तो बताओ इस पे हाइट कितना होगा h2। अगर हम लोग हाइट का क्वेश्चन में देखें, रेशियो निकालते हैं तो h1/h2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में h1/h2 = tan स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर कौन सा रखेंगे, ये वाला 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री। 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू 3 हो गया, तो h1/h2 बराबर 3, तो h2 बराबर आ जाएगा हमारा h1/3। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ध्यान रखेंगे कि जो हाइट का रेशियो होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। थीटा कौन सी वैल्यू रखना है, देख लो ध्यान से। थीटा क्वेश्चन में गिवन है π/3 और 90 माइनस थीटा इसका हो जाएगा 30, तो एंगल यहाँ पर रखेंगे 60। ठीक है। अच्छा, टाइम, अगर क्वेश्चन में टाइम का वैल्यू पूछा जाता है रेशियो, तो T1/T2 ये होता है tan थीटा, ये हमारा क्या बनता है tan थीटा। T1/T2 की वैल्यू tan थीटा हो जाती, h1/h2 की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो जाती। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन में 5। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए मास ऑफ 1 किलोग्राम हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन पे एक मास को चलाना है, 1 किलोग्राम का है, कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो F = m × a, और जो रफ सरफेस पे एक्सेशन होता है वो μg के बराबर होता है, तो इतना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी चलाने के लिए।
एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो दिया है 1, म्यू की वैल्यू 0.1, जी की वैल्यू 9.8, आंसर आ जाएगा हमारा 0.98 न्यूटन। पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद हम लोग का 6। यहाँ पर पावर दे रखा है, क्वेश्चन में वेलोसिटी निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। और वर्क डन को अगर हम लोग पावर के टर्म में लिखें तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। इसको हम लोग वर्क के फॉर्म में लिखेंगे तो वर्क हो जाएगा P इंटू टी, और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P डी टी बराबर 1/2। एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 पे, तो 0 है, ठीक है। P डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3t²/2, और इसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक। ये 2 से 2 कट जाएगा, जो ये वैल्यू आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्वेश्चन में लिमिट भी रखनी है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 तो ऐसे रहने दें, और t का यहाँ पर पावर हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे 3 से, और लिमिट रखेंगे यहाँ पर 0 से 2, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर t क्यूब हो जाएगा। लिमिट रखना शुरू करो, t की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का पावर 3 यानी 8, और नीचे कितना है 2, 8/2 बराबर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 4 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए व्हील रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एट 720 RPM। ये जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है RPM, ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन इसको पर सेकंड में रखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में टार्क दे रखा है, टार्क की वैल्यू निकालना है, और टार्क अपोजिंग इट्स मोशन फॉर 8 सेकेंड टू बिंग रेस्ट फाइनली वो रेस्ट में हो रहा है, तो कितना टार्क लगाना पड़ेगा। टार्क का फार्मूला होता है I इंटू अल्फा। तो क्वेश्चन में I का वैल्यू देख लो ध्यान से, क्या क्वेश्चन में I की वैल्यू दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में I नहीं दिया है, I हाँ दे रखा है, ये I है, क्वेश्चन में I दिया है, यानी क्वेश्चन में केवल अल्फा निकालना है। अगर अल्फा हम लोग निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा कैसे निकाला जाएगा, देखो ध्यान से। अल्फा निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन करेंगे, यूज करेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस अल्फा टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे, यहाँ फ्रिक्वेंसी है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2πf, f की जगह 720, लेकिन ये पर मिनट है तो इसको पर सेकेंड में बदलेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा निकालने जा रहे हैं, टाइम है 8, सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 2π इंटू 12/8, तो सॉल्व करेंगे, ये 24 हो गया, π/3, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2, 24π/8, 24π/8 का मतलब हुआ 24/3π, तो अल्फा की वैल्यू 3π आ गई। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, टार्क निकालना है, I की वैल्यू 24/π है, अल्फा की वैल्यू हमारी 3π है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 72 न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना, न्यूटन टू मीटर, तो आंसर हो जाएगा 72, सेकेंड ऑप्शन। तो इस फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है, बस अल्फ़ा नहीं मालूम था तो अल्फ़ा के लिए हम लोग इक्वेशन याद करेंगे और सवाल उससे लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर मेकिंग एंगल थीटा विद वी एक्सिस। चलो अगर हम लोग इसको वी माने, इसको आई माने, तो अगर थीटा का एंगल एक्स मतलब आई एक्सिस से दिया हो, थीटा का, इसको अगर हम लोग अल्फ़ा मान, इसको हम लोग ये एंगल को अगर हम लोग फाई मान लें, एक्स एक्सिस से जो एंगल दिया है यानी आई से जो एंगल है वो हमारा अगर फाई है,
अगर ये फाई होता है तो देखो ज़रा ध्यान से, तो ये लाइन हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। तो अगर हम लोग डी वी बाई डी आई लिखें, डी वी बाई डी आई ये कहलाता है स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, वी बाई आई को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो स्लोप जो है वी आई कर्व का स्लोप जो होगा वो रेजिस्टेंस देता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा बदल दिया, यहाँ पर हम लोग जो फाई एंगल लिया है वो कहाँ से ले रखा है, आई एक्सिस से। क्वेश्चन में हमें एंगल कहाँ से लेना है, क्वेश्चन में एंगल लेना है मेक एंगल थीटा, इधर से। तो ये एंगल अगर थीटा हो, ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा हो तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में उल्टा करके पूछा है। तो अगर उल्टा एंगल दे रखा है यानी कि अब हमारा जो स्लोप बनेगा, स्लोप उल्टा हो गया ना, क्योंकि वी एक्सिस पे एंगल दे रखा है। तो हमारा आ जाएगा डी आई बाई डी वी। अब डी आई बाई डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/r है ना। तो स्लोप यहाँ पर उल्टा हो जाएगा और ये वैल्यू हमें कहलाएगी 1/r, 1/r। तो ये क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग बोलते थे tan थीटा। स्लोप क्या होता था, tan थीटा। ये उल्टा हो गया, tan का उल्टा हो जाएगा cot थीटा। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब आ जाएगा 1/r। तो tan थीटा को उल्टा कर दें तो r बराबर क्या आ जाएगा, cot थीटा। यानी अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप हमेशा एंगल किससे देखेंगे, आई एक्सिस से। जो आई एक्सिस से एंगल होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आई एक्सिस से एंगल दिया है तो tan थीटा बराबर r लिख देंगे। अगर आई एक्सिस से एंगल ना देके वी एक्सिस से दिया है तो cot थीटा बराबर r लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड ए प्लेनेट इज डबल। अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, मतलब कितना इंक्रीज कर दें, 100%। काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो अगर किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें या काइनेटिक एनर्जी में 100% का चेंज करेंगे तो ये इस्केप कर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का, 100% इंक्रीजमेंट करें या डबल कर दें काइनेटिक एनर्जी को, तो जो सैटेलाइट है वो इस्केप कर जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, गलत हो गया। मूव इन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, गलत। मूव इन सर्कुलर, गलत। एस्केप कर जाएगा फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी को 100% इंक्रीज कर दें या उसकी काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें, दोनों केस में जो सैटेलाइट है वो सेप वहाँ से छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इंटर स्टेलर स्पेस में चला जाएगा। एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। बोलो बात सही है। तो आंसर हो जाएगा 4। Question number 10. In a capillary rise experiment, the water level rises to height of 5 cm. Same capillary tube is placed in the water such that only 3 cm of tube project outside the water level. अच्छा देखो, इन्होंने पहले बोला कि जब ये 5 सेंटीमीटर पानी वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, सेम कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर सच दैट ओनली 3 सेंटीमीटर ऑफ द ट्यूब प्रोजेक्ट आउटसाइड द वाटर। पहले 5 सेंटीमीटर तक पानी जा रहा था, अब उसी कैपिलरी ट्यूब में जो है पानी के अंदर इन वाटर सच दैट ओनली 3 सेंटीमीटर ट्यूब प्रोजेक्ट आउटसाइड, यानी पानी के अंदर वो 2 सेंटीमीटर रह गया, ऊपर कितना हो गया। तो पहले में हम लोगों ने, पहले ये कैपिलरी ट्यूब है और इसमें वाटर राइज हो रहा था कितने सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर तक। अब इन्होंने बोला इसी कैपिलरी ट्यूब को पानी के अंदर कितना अंदर डाल दिया, कैपिलरी सेम ट्यूब है, अब बस इसको पानी के अंदर जो डाल दिया गया है, आउटसाइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है एच और आर में रिलेशन या कॉन्टैक्ट, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग हाइट का फार्मूला लिखते थे 2t cos थीटा बराबर r रो जी लिखते थे, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर की ये हाइट होती थी कितनी ऊपर तक राइज करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि हाई जो रेंज है वो कम हो रही है। देखो अच्छा, एच और आर में अगर हम लोग बात करें तो रेडियस यहाँ पर क्या होगी, एच पहले की मान लेते हैं, हाइट एच है 1 और रेडियस है r1, बाद में कितना है h2, रेडियस हो गया r2, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब देखो यहाँ पर h की जगह पर क्या कर देंगे 5,
इसका रेडियस R1 मान लिया, S2 की जगह हो गया 3, रेडियस हो गया R2। R2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से देखें तो R2 हो गया 5/3 R1, यानी R2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन R1 हो जाएगी, है ना। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन R1 हो जाएगी। अच्छा, अगर R जो है वो बढ़ता, R प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर रेडियस बढ़ रही है, रेडियस इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो रेडियस क्या होनी चाहिए, रेडियस बढ़ जाएगी, और रेडियस अगर बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCD, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ABCD, और हमको निकालना है क्वेश्चन में नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। और ये ग्राफ अगर देखो ध्यान से, ये ग्राफ है P का और T का, P और T के बीच में ग्राफ है। अगर ये PV ग्राफ होता तो साइक्लिक प्रोसेस वाला हम लोग लगाते और इस साइक्लिक का एरिया निकालते, और ये साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो प्लस माइनस करके हम लोग निकालते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है P और T का, तो कभी भी क्वेश्चन में हमको वर्क डन निकालना हो तो पहले ग्राफ चेक करेंगे किसके बीच में बना है। अगर P और V का है तो हम लोग एरिया से निकालते हैं, बाकी के लिए हम लोग प्रोसेस देखेंगे। P और T का ग्राफ है, चलो A से B के लिए देखें। हम लोग पहला देख रहे हैं A से B के लिए, और A से B में देखेंगे तो A से B में प्रेशर कांस्टेंट है। AB प्रोसेस हमारा आइसोबारिक हो गया, और आइसोबारिक में वर्क डन अगर लगाएं तो P इंटू डेल्टा वी, या PV बराबर NRT में NR डेल्टा T लगाएंगे, NR डेल्टा T, और डेल्टा T यहाँ पर कितना हो जाएगा 2T माइनस T। ये पहले प्रोसेस के लिए वो हो गया वर्क डन AB के लिए। चलो दूसरा हम लोग देखें, AB से हम लोग अब आएंगे BC में। तो B से C के लिए अगर हम लोग देखें, B से C, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में वर्क डन जरूर याद करके जाना, आइसोथर्मल में वर्क डन होता है NRT ln, और अगर हम लोग वॉल्यूम में दें तो V2/V1, और प्रेशर में बोलेंगे तो P1/P2, ठीक है। NRT ln P1/P2, वॉल्यूम में V2/V1 होता। चलो n का वैल्यू क्वेश्चन में अभी रख देते हैं 1 है, R का वैल्यू ऐसे रहने दें R, T की वैल्यू इस वाले प्रोसेस में T की वैल्यू 2T है, और यहाँ पर ln P1 की वैल्यू 2P है, और P2 की वैल्यू हमारी P है, P से P कैंसिल हो जाएगा तो ln 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा प्रोसेस है CD, तो वर्क डन C से D में जाएंगे तो फिर से कैसा प्रोसेस हो गया, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो फार्मूला NRT लगाएंगे, NRT2 माइनस T1। अब यहाँ पर T2 हमारा हो जाएगा T, और T2 ये हो गया T माइनस 2T। n का वैल्यू अगर हम लोग देखें 1 रख दें तो R, और ये वैल्यू किस में आ जाएगा, निगेटिव RT। अच्छा, ऊपर वाले में देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस का RT, और ये वाला CD में वर्क डन निगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब एक प्रोसेस और बच रहा, कौन सा, D से A। वर्क डन D to A के लिए देखो, ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल कहलाएगा। फार्मूला लगाएंगे वही NRT, और ये प्रेशर के टर्म में तो ln, अब देखो P1 क्या लिखेंगे, P/2P, तो P/2P करेंगे, बस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी थी। n की जगह पर हो जाएगा हमारा 1, तो RT ln, और ये वैल्यू 1/2। अब वर्क डन पूरे का बताना है तो सबको वर्क डन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सभी का वर्क डन जोड़ दें। पहला A से B में वर्क डन RT आया है, ठीक है ना, तो RT ये हो जाएगा। BC का वर्क डन हमारा क्या आया था, प्लस ये हो गया 2 RT और ln 2, ठीक है ना, ये ln 2 आ गया, प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे, प्लस, और ये कितना है माइनस RT, तो माइनस कर देंगे, माइनस RT, और प्लस कितना आ जाएगा RT ln 1/2, प्लस RT माइनस RT कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची वर्क डन की, 2 RT ln 2 और प्लस RT
और ln1/2 को लिख सकते हैं हम लोग ln1, इसको क्या लिख सकते हैं, ln1 माइनस ln2, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ln1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ln1 0 हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 2RT ln2 है ना, माइनस ln, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा RT ln2। अब हम लोग चाहें तो यहाँ से RT ln2 को कॉमन ले लें, RT ln2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा RT ln2, ऑप्शन नंबर RT ln2 थर्ड ऑप्शन, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी रखा है, टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन का फार्मूला क्या होता है, T बराबर, यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रिंग में √T/μ। अच्छा, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, ω/k, ω/k बराबर √T/μ। हमको टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए देखो ध्यान से, अगर इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर कर दें तो टेंशन बराबर हो जाएगा ये ω²/k² इनटू क्या लिखोगे, म्यू। क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू ज़रा ध्यान से देखो, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, टी का कोफिशिएंट, तो ये 2 पाई और ये पूरा हो गया हमारा ओमेगा, तो ओमेगा हो गया 2 पाई अपान 0.04। अच्छा, के का वैल्यू देखो तो यहाँ पर हो जाएगा के, तो ये अभी तो हम लोग ω² लिख रहे हैं, और के का वैल्यू यहाँ पर देखो 2 पाई और ये क्या 0.50, और ये स्क्वायर में करके लिखना है, इनटू क्या लिखेंगे, म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी 0.04, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, ये इसको कट कर दें तो 25/2, 25/2 का मतलब हो गया 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4.04, ठीक है ना। तो अगर इसको 6.25 तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.25 न्यूटन, चौथा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये ग्लास का स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। क्वेश्चन में एक रे आ रही है और द एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको बताना है विद द रिफ्लेक्टेड, तो रे ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल दे रखा है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ये क्वेश्चन में एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो बताना एंगल क्या होगा ये, तो ये एंगल हमको बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा पी। एंगल ऑफ पोलराइजेशन अगर ये होगा तो ये कंडीशन बनेगी, यानी अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 बनेगा तो हम लोग कौन सा इक्वेशन बनाएंगे, ये ब्रूस्टर्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और इसका फार्मूला होता है म्यू बराबर tan थीटा पी, तो थीटा पी ही इंसिडेंट एंगल होगा, तो थीटा पी बराबर हो गया tan इनवर्स म्यू, ठीक है ना। और tan इनवर्स म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1.62, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ये है कहलाता है हम लोग का कौन सा लॉ, इस इक्वेशन को हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए, ये सेमी सर्कुलर आर्क है और इसका यूनिफॉर्म चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज मान लेते हैं, और इसका रेडियस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए, ठीक है, इसका रेडियस ए है। इसका लीनियर चार्ज है स्टील लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 2k λ/a, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। के की जगह 1/4 रखेंगे तो ये वैल्यू होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/a। तो सेमी सर्कल आर के लिए फार्मूला याद रख लें, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/a, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पर कई कैपेसिटर है, इसको C1 बोला, इसका कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस की वैल्यू ये वैल्यू दे रखा 1 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 1.5
और C3 की वैल्यू 2.5, C4 की वैल्यू 0.5 माइक्रोफैराड है। ये बैटरी 30 वोल्ट की दे रखा है। तो अच्छा, ऊपर अगर हम लोग यहाँ से देखें चार्ज Q जा रहा है, इसमें चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है। हमें क्वेश्चन में B और C, A के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलो Q1 की वैल्यू निकालें। यहाँ से यहाँ तक टोटल पोटेंशियल कितना है 30। तो अगर हम लोग पोटेंशियल लिखें तो Q1/C1 प्लस Q2/C2, ये किसके बराबर दे रखा है 30 हो जाएगा। ये वोल्टेज हो गया। इस पे जो वोल्टेज होगा प्लस इस पे वोल्टेज इक्वल टू 30। तो ये पहले वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज हो गया Q1/C1, दूसरे पे Q2/C2 बराबर कितना है 30। तो Q1/Q2, Q2 नहीं, इस पूरे में Q1 होगा ना। तो Q1/C1 प्लस Q1/C2 बराबर 30। Q1 की वैल्यू निकालते हैं। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं Q1/1 प्लस Q1/C2, C2 की जगह पर 1.5। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.5, अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2.5, यानी Q1 का वैल्यू आ जाएगा 30 इंटू 1.5/2.5। सॉल्व करें इसको तो ये वैल्यू पॉइंट से कट जाएगा, 5 से काट देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 18 माइक्रोकूलम। चलो Q2 का भी वैल्यू ऐसी तरह निकाल लेते हैं। Q2 देखो इस वाले पे, इस पे वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखेंगे Q2/C3, Q2/C3, C3 का वैल्यू 2.5 प्लस इस पे भी चार्ज Q2 होगा। तो Q2 यहाँ पर क्या लिखोगे C4 0.5, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ये वैल्यू 30 के बराबर होगा। Q2 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी Q2 इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से 2.5, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2.5 तो ये वैल्यू हो जाएगा Q2 प्लस ये 5Q2 बराबर आ जाएगा, यानी 6Q2, Q2 बराबर हमारा आ जाएगा 30 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 6, ये कट जाएगा तो 12.5। तो Q2 की वैल्यू 12.5 माइक्रोकूलम हो गया। Q1 Q2 मालूम हो गया, बस अब आसान हो गया। हम लोग A से B की ओर चलें तो A से चलें और B की तरफ आए, ऐसे घूम के आ रहे हैं A से B की तरफ। तो A पे पोटेंशियल VA माइनस, इधर गए इस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, इस पे, हाँ इस पे हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं और Q1 पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल कितना आया हम लोग का Q1 B बराबर क्या होता है C/, देखो Q बराबर होता है CB, तो B बराबर Q/C। Q की वैल्यू हमारा 18 है, C से डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक। आगे गए और देखो हम लोग इधर जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे। अब करंट की डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस लेंगे। यहाँ पे वोल्टेज लिखना है, यहाँ पर चार्ज है Q2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 12.5, डिवाइड करेंगे किससे 2.5 से, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी VB के बराबर। यहाँ पहुँच गए तो VB लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो VA प्लस 18 माइनस 5 प्लस का 13 बराबर VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 13। तो VB माइनस VA का वैल्यू निकालना है, तो VB माइनस VA बराबर प्लस का 13 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले इस ब्रांच में चार्ज निकाल लो, दूसरी वाली ब्रांच में चार्ज निकाल लेंगे, फिर हम लोग किरचॉफ का ब्रांच रूल लगाएंगे, A से B की तरफ घूमेंगे। तो A से B की तरफ हम जाएंगे तो A पे पोटेंशियल BA और इस C1 पे पोटेंशियल हो जाएगा Q/C1, Q का वैल्यू निकाल ही चुके हैं। फिर इधर घूमेंगे। अब देखो जब हम लोग A से इस साइड जाएंगे तो चार्ज के अपोजिट जाएंगे, चार्ज के जब अपोजिट जाते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का बोला गया है शो जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो करंट है, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब करंट नहीं है, तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। तो इस ब्रांच में जो करंट नहीं जा रही उसका पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस को मिलेगा, यानी इस पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 2।
अब करंट का डायरेक्शन बनाते हैं, यहाँ 12 ओम से करंट जाएगा, 12 वोल्ट से, और ऐसे जाएगा, इसमें घूम जाएगा, इधर की करंट इसमें नहीं जाएगी क्योंकि उधर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, मतलब करंट नहीं जा रही, तो पूरी ब्रांच में करंट ऐसे घूम के इधर से आ जाएगी। चलो पहले टोटल करंट निकालें, तो आई बराबर लिख देंगे 12 अपान ये वाला रेजिस्टेंस 500 प्लस आर। अब करंट की वैल्यू इस ब्रांच में कितनी है, बी बराबर आई आर, तो करंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा बी बाई आर, तो 2 बाई आर है ना, 2 बाई आर, तो करंट की जगह 2 बाई आर कर दिया, बराबर हो गया 12 अपान 500 प्लस आर। सॉल्व करेंगे, ये कट गया, तो 6R बराबर हो गया, 6R बराबर हो गया हमारे पास 500 प्लस आर, तो आर इधर माइनस हो गया, तो आर बराबर हो गया 100 ओम इसका वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रिक केटल इज यूज टू हीट 3 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री टू बॉइलिंग पॉइंट। देखो इस केटल से पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म। तो अच्छा बताओ ये कितना हीट लेगा, इसको गर्म करने में कितनी हीट लेगा, तो 2.5 हीट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। कितनी हीट, ये हो गया 2.5, पावर इंटू टी, क्या लिखेंगे, P इंटू टी, तो पावर है 2.5 किलो में, यानी 10 की पावर 3, और टी की वैल्यू मिनट में है, तो 9.5 इंटू 60। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग कैलकुलेट किया गया है, तो वैल्यू लगभग आई है हम लोग की 1425, ये वैल्यू 1425 इंटू 10 की पावर 3 जूल, ये वैल्यू किस में आ गई, जूल में, ठीक है ना। अच्छा जब इसको पानी को गर्म करने में इसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, पानी को गर्म कर रहे हैं 15 से बॉइलिंग पॉइंट तक, तो इसका हीट कितना हो जाएगा, इसको देखो हीट की ज़रूरत कितनी होगी, Q बराबर MC डेल्टा थीटा। क्वेश्चन में M की वैल्यू 3 किलोग्राम। अच्छा स्पेसिफिक हीट अब क्या रखेंगे, 3 किलोग्राम ले रही है ना, तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर 4200 रखेंगे, और थीटा डेल्टा थीटा ये हो गया 15, और ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 माइनस 15 85, ये वैल्यू, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल में। सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू जो आ रहा है कैलकुलेट करने पे, ये 1071 और 10 की पावर 3 जूल। तो कितनी हीट लॉस हुई, ये इतनी हीट दी और ये इतना लिया, हीट लॉस कितना हो जाएगा भाई, पहले वाली वैल्यू में से घटा दो, 1425 इंटू 10 की पावर 3 माइनस करेंगे 1071 इंटू 10 की पावर 3, तो लगभग ये वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 के करीब आएगा, यानी पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर इसको गर्म करेंगे तो कितना ही ये हीट यूज़ करेगा, और ये इसको करने में कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी हीट लॉस हो गई। क्वेश्चन नंबर है 18, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। फ्रीक्वेंसी देखो टाइम पीरियड होता है सर्कल में 2πm अपान QB, फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा हो जाएगा, QB अपान 2πm। बस वैल्यू रख दें, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है 1.6 10 की पावर माइनस 19, बी जो है 1 टेस्ला डिवाइडेड बाई 2 पाई, मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आ रही है वो हमारी 28 10 की पावर माइनस 9, 10 की नहीं प्लस का 9 आएगा, 28 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज, और 10 की पावर 9 को हम लोग बोलते हैं गीगा, तो 28 गीगा हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 9 को क्या बोलेंगे, गीगा, ठीक है, GHz, तो गीगा हर्ट्ज हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ इंडक्टेंस कॉइल इज 5 एंड करंट दे रखा है
सेकेंडरी में इंड्यूस EMF बराबर होता है एम चेंज इन करंट IP/T, ये वैल्यू होता है हमारा फार्मूला। सेकेंडरी में इंड्यूस EMF बराबर होता है एम और चेंज इन करंट इन प्राइमरी या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। क्वेश्चन में सेकेंडरी में हमें निकालना है, एम की वैल्यू दे रखा है 5 हेनरी, चेंज इन करंट की वैल्यू 10 है और डेल्टा टी की वैल्यू क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁻4 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻4 जाके 10⁻5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10⁻5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, जनरेटर एट ए यूटिलिटी कंपनी प्रोड्यूसेस 100 एम्पियर ऑफ करंट एट 4000 वोल्ट। ये हमारी एम्पियर में करंट दे रखी है, ये प्राइमरी हो गई, वोल्टेज यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है ना। प्राइमरी में करंट, प्राइमरी का वोल्टेज मालूम है। द वोल्टेज इज अ स्टेप अप कर दिया गया, मतलब ये वैल्यू सेकेंडरी का है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है। करंट इन द ट्रांसमिशन यानी सेकेंडरी में करंट कितनी जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में कोई पावर लॉस नहीं दिया है, इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट जितना होता उतना ही, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। V सेकेंडरी I सेकेंडरी आउटपुट पावर लिखते हैं, इनपुट पावर को B प्राइमरी I प्राइमरी से लिखते हैं। सेकेंडरी में करंट निकालना है तो I सेकेंडरी बराबर हो जाएगा V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इंटू I प्राइमरी। B प्राइमरी की वैल्यू क्वेश्चन में प्राइमरी वोल्टेज 4000, I प्राइमरी 100 अपॉन सेकेंडरी का वोल्टेज दे रखा 2440, 1 2 3 4, तो ये 40/24 है ना। तो अगर ये वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 1.67 आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इनटू गैस जार केप्ट सेपरेटली एट टेम्परेचर दे रखा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम लोग देखें तो ये होता है H/λ बराबर टेम्परेचर में ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m और t। क्वेश्चन में एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम, रेशियो निकालना है हमें वेवलेंथ का। पहले हाइड्रोजन के लिए तो लैम्डा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 अपान लैम्डा हीलियम, ये लिखेंगे अंडर रूट, इन्वर्स का रिलेशन है तो मास ऑफ हीलियम इनटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपान मास ऑफ हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। चलो हीलियम के लिए 4 रखेंगे, हाइड्रोजन के लिए 2 रखेंगे। हीलियम के लिए टेम्परेचर की वैल्यू 27 है, कितना हाइड्रोजन के लिए, और 127 है हीलियम के लिए। तो 27 हाइड्रोजन के लिए और 120, 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400। तो ये वाला वैल्यू 400 आएगा किसके लिए, हीलियम के लिए 400, और हाइड्रोजन के लिए 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक, सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा हमारा 16/6। तो अच्छा, इसको काट देते हैं 2 से, तो वैल्यू आ जाएगा 8/3, और ये वैल्यू किस में आएगा, अंडर रूट में 8/3, √8/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो केस का जो आंसर आ रहा है वो हमारा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22। ए कार रन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में ये कार रन कर रही है, रेडियस इसका दे रखा है कितना, 100 मीटर। क्वेश्चन में हमको बताना है अगर एक सर्कुलर लैप पूरा करने में 62.8 सेकंड लग रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लोग जब निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला में लिखते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो एक चक्कर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि 0 है तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, इसके पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लग रहा है 62.8।
वैल्यू रखते हैं 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर की जगह पर 100 करेंगे और 62.8 लिखेंगे। अगर इसको देखें तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10। तो आंसर होगा 0 10। पहले किसका बताना है, एवरेज वेलोसिटी 0 और इसका फिर 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हमको यहाँ पर दे रखा है कुछ लॉजिक सर्किट है, देखो ध्यान से। व्हेन इनपुट P एंड R चेंज, पहले P को 1 दिया, Q को 1 दिया, R को 1 दिया, सभी को 1 दिया। अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया, किसका इनपुट चेंज कर रहे हैं, P एंड R चेंजेस टू 0। P की जगह पर क्या करना है 0 और R की जगह 0 करना है, बाकी ये 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। तो बताना आउटपुट की वैल्यू, X की वैल्यू निकालना है। X मतलब यहाँ पर Y की वैल्यू और Z की वैल्यू। पहला देखो, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 1 है, तो 0 1 का ये कौन सा गेट है, इसको बोलते हैं एंड गेट। 0 1 का एंड गेट 0 देगा, ठीक है ना। अब चलो नीचे आ जाओ, ये वाला वैल्यू 0 है, ये वाला वैल्यू S वाला वैल्यू 1 है। 0 1 का ये गेट कहलाएगा नॉर गेट। 0 1 का R गेट 1 देता तो नॉर गेट निगेटिव हो गया, 1 देगा कि 0, तो ये 0 देगा। देख फिर से देखो, 0 1 का नॉर गेट, तो 0 1 का अगर R देखते तो 1 देता, नॉर इसका उल्टा देगा, तो 0 1 का ये 0 देगा। ये आगे नैंड, ये नॉट गेट लगा है, तो नॉट लगा है तो 0 का ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 1। तो X की वैल्यू 0 आएगी, Y की वैल्यू 1 आएगी, तो 0 1 वाला देखो यहाँ पर आंसर थर्ड होगा। चलो Z की वैल्यू निकालते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये नॉर गेट है। 0 1 का और गेट 1 देता तो नॉर गेट क्या देगा 0, तो Z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सारी रीडिंग देख लो कैसे निकालनी थी। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v एंड फोटॉन विद स्पीड c हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो बताना है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो इसको तो याद भी रखना है, नहीं तो निकालो। इलेक्ट्रॉन की स्पीड v दिया है, फोटॉन की स्पीड c दिया है, हैव सेम वेवलेंथ। तो पहले बताओ लैम्डा फोटॉन, फोटॉन का वेवलेंथ क्या लिखेंगे, फोटॉन का वेवलेंथ होता है, लैम्डा के बारे में लिखें तो E बराबर hc या h न्यू से निकालेंगे, है ना। तो hc बाई लैम्डा लिख सकते हो, तो hc बाई E हो गया, ये फोटॉन के लिए हो गया। तो ये फोटॉन का हमारा एनर्जी हो गया। अब चलो वेवलेंथ लिखें किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, H/P, और P को हम लोग किस में लिखें, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ H/P, P की जगह √2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर E लिखेंगे। दोनों का फोटॉन की और दोनों की वेवलेंथ सेम हो गई, ये दोनों को हम लोग सेम कर देंगे। लैम्डा फोटॉन क्वेश्चन में बोला गया है सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम कर दो। लैम्डा फोटॉन बराबर लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हो गया hc बाई E फोटॉन बराबर क्या लिखोगे, H/√2m E इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये अंडर रूट में है, ये वैल्यू नीचे अंडर रूट है। अब इसको सॉल्व करो, तो पहले तो h से h काट दो और स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू अगर देखो ध्यान से स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी c² एनर्जी, और ये कौन सी, फोटॉन की स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2m E, और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। हमें किसका रेशियो निकालना है, चेक करना है कौन सी वैल्यू सही है। तो अगर चेक करना है तो पहले हम लोग EP, चलो EP को इधर ले गए, EP/E चेक करते हैं। EP/E की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, EP का स्क्वायर है, EP²/E, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2mc², ठीक है ना। और 2mc² में ये स्क्वायर का वैल्यू है, तो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा
2mc²। अच्छा चलो ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब हुआ हमको जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी एनर्जी लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखोगे, 12mv², है ना। इस जगह से वैल्यू निकालेंगे तो आंसर जो बन के आएगा ये आ जाएगा हमारा थर्ड, तो 2c/b आ जाएगा। तो ये देख लो फोटॉन का वेवलेंथ, ये फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, ये दोनों वैल्यू बराबर करेंगे और थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा EP/E। तो EP/E को देख लो ध्यान से, पहले हम लोग निकालेंगे EP और E की वैल्यू यहाँ से निकाल के, और मोमेंटम यहाँ पर लिख सकते थे। जो मोमेंटम होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास है, हाँ यहाँ से बदल देंगे, 12mv² यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख के इस वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ से। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ xp इज 7.97 एंड दैट ऑफ xp+1 इतना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम, देखो यहाँ पर हमारे पास है xp+1 है, इससे एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0n1 हो गया, प्लस न्यूट्रॉन निकल गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बना x और p, यहाँ से एक निकल गया तो यहाँ बचेगा p। बोलो सही है ना। अब हमको निकालना है क्वेश्चन में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E, एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। अब देखो यहाँ पर p+1 की एनर्जी दे रखा है, कितना, xp1 इज 7.75। अच्छा p का वैल्यू क्वेश्चन में 16 है, तो यहाँ पर न्यूक्लियन में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर p+1 ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये कितना क्वेश्चन में है 16, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर कितनी है, पर न्यूक्लियन है xp+7.75, तो 17 × 7.75 माइनस करेंगे, और किसका, इस वाले का, इसकी वैल्यू है 16 न्यूक्लियन की, और एक न्यूक्लियन की एनर्जी 7.97, तो इसको घटा देंगे तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 25 में, वो हमारी आ जाएगी 4.23। तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना है, यहाँ से निकालना है, तो ये वाला हमारा बचेगा और यहाँ से निकालना है, तो इन दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पर एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, तो एक यहाँ पर कितने न्यूक्लियन है, p की वैल्यू 16 है, तो यहाँ न्यूक्लियन 17 है, तो पर न्यूक्लियन में हम लोग यहाँ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर जो हमारा आ जाएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये था हमारा 1 से 25 का। अब आगे का आपको RD सर कराएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो धीरे धीरे नीट पास आ रहा है, कैसा फील कर रहे हो तुम लोग, कमेंट करके बताना कैसा फील कर रहे हो। घबराओ बिल्कुल नहीं, और इतने ज़्यादा प्रैक्टिस दे चुके हो कि तुम्हें नीट का पेपर कुछ नया नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ पर हैं आज 1 मई को, जो हम लोगों का 62 FST, बाप रे 62 FST न्यू लाइट ने करा दिए हैं, अभी 2 और हैं। उसके पेपर के डिस्कशन के लिए 1 से 25 तक के क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, मैं 26 से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये 26 क्वेश्चन में एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, और जब वो मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। तो 2 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी का फार्मूला होता है v =
ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब पार्टिकल एक्स पोजीशन पर होता है तो इसका एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब चूंकि तुमने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड, मैग्नीट्यूड स्पीड का जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, तो यानी v की वैल्यू हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये हो गया ओमेगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी बराबर ए है, दोनों के वैल्यू बराबर हैं, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। और देखो दोनों डायमेंशनली मैच कर रहे हैं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको एसआई यूनिट लिखा ज़रूर है, लेकिन चूँकि दोनों सेंटीमीटर्स में हैं तो सेंटीमीटर इधर से भी और सेंटीमीटर इधर से भी कट जाएगा, तो ओमेगा ओमेगा काट दीजिए, तो ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 4, तो 25 माइनस 4 ये 9 हुआ, तो 3/4 ओमेगा हो गया। अब हमें तो टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड बराबर 2π/ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू रखते हैं 2π और 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4π/8। तो हमारा आंसर आ गया है फोर्थ वाला। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से फंडामेंटल पर बेस्ड है। ये n ब्लॉक्स हैं, इनके मासेस हैं कुछ n1 n2 n3 वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हम इनको एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरा एक सिस्टम, और इनका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन सब का जो वेट है टोटल m1 प्लस m2 से लेकर के जितने भी मास हैं उनका वेट नीचे काम करेगा, और इसको हम W लिख देते हैं। तो यहाँ पर वेट हमने W लिखा, तो ये हो जाएगा W cos थीटा, कंपोनेंट करेंगे इसके, ये W cos थीटा और इधर W sin थीटा, और हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो टोटल को सिस्टम मान करके जब मैंने n बराबर लिखा तो W cos थीटा है, और इधर की ओर अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो W sin थीटा इज इक्वल टू टोटल मास। मान लीजिए ये टोटल मास मेरे पास m है, बराबर ma, और यहाँ पे W की वैल्यू कितनी होगी, टोटल मास इंटू जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, तो m से तो m कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास g साइन थीटा। अब देखो अगर हम किसी भी एक ब्लॉक को देखें, जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया है nth और n माइनथ ब्लॉक को ले, तो ये मेरे पास ब्लॉक है, इस पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है, तो nth ब्लॉक है और ये n माइनस nth ब्लॉक है, तो इसका मास हो जाएगा m n माइनस 1, और जो इंटरेक्शन फोर्स आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा
तो अगर हम n माइनस nth ब्लॉक का बनाएंगे, m मान लीजिए इसका मास है, तो इस पे ऊपर वाला फोर्स इधर से लगेगा, इसको हमने F कह दिया, ये इंटरेक्शन फोर्स है, और नीचे वाला भी लगाएगा। तो हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें तो खाली ये निकालना है। तो आप FBD nth ब्लॉक का बनाओ, इसका मास हमने Mn मान लिया, और इस पर खाली एक इंटरेक्शन फोर्स लगेगा इधर से N, या इसको F कह दिया, और इसका एक्सेलरेशन है g sin थीटा, वो हमने निकाल लिया। इस पर और भी फोर्सेस लगेंगे, इसका वेट mg, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे mg sin थीटा, और इधर आ जाएगा mg cos थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये n बराबर mg cos थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। अब हम इस डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लिखें तो mg sin थीटा और प्लस या माइनस लिख लो, माइनस n बराबर ma, और तो एक्सेलरेशन तो g sin थीटा है, तो g sin थीटा m सब कट गया, n बराबर 0 आ रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि किन्हीं भी दो के बीच में जो भी इंटरेक्शन फोर्स होगा टोटल, वो 0 ही आना है, और ये 0 ही इसका आंसर है। बिकॉज हम जानते हैं कि अगर इस पर हम एक्सेलरेशन निकाले एक सिंगल ब्लॉक का फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो g sin थीटा आता है, और इन सबका एक्सेलरेशन g sin थीटा है, और वो g sin थीटा इसको अपना वेट का कंपोनेंट ही दे देगा। तो ये सारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनके बीच के 0 होंगे, कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये 0 आंसर है। वैसे मेरा एक शॉर्टकट भी है कि अगर कोई आंसर में 0 हो मेडिकल वाले पेपर्स में, तो 99% आंसर 0 ही होता है, बट इसको हमेशा के लिए ट्रू ना मानो, लेकिन यहाँ पे ये बात सही हो रही है। तो उम्मीद है बच्चों ये समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इंटेलिजेंट बच्चे तुरंत देख करके आंसर बता देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ अपने वेट के कारण ही मूव करेंगे g sin थीटा से, और नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। इसको मैंने निकाल के भी दिखाया, पहले पूरे सिस्टम को एक मान करके मैंने एक्सेलरेशन निकाला, वही एक्सेलरेशन सबका है, फिर मैंने लास्ट वाले ब्लॉक का FBD बना के न्यूटन्स लॉ निकाल के n बराबर 0 कर दिया। अब ये जो n 0 आया है, ये बेसिकली n माइनस nth ब्लॉक का इंटरेक्शन है n के साथ, लेकिन एक्शन रिएक्शन से तो दोनों बराबर होते हैं, तो जब ये इस पे 0 फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे 0 फोर्स लगाएगा, तो आंसर 0 है। और इसी तरीके से बेटा अगर आप आगे बढ़ते जाओ ना, तो किन्हीं भी दो ब्लॉक के बीच में, जरूरी नहीं है nth और n-1th के बीच में ही पूछें, तीसरे चौथे के बीच में, चौथे पाँचवें के बीच में, किन्हीं भी दो सक्सेसिव के बीच में अगर नॉर्मल रिएक्शन इंटरेक्शन फोर्स निकालोगे तो वो 0 ही आने वाला है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स। तो ट्रांसफार्मर का आप जानते हैं, ये जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये ट्रांसफ़र की सेकेंडरी वाइंडिंग है, और यहाँ पे हम लिखते हैं EP बराबर माइनस NP d∅dt, और उसी तरीके से ES भी लिखते हैं माइनस NS d∅dt। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का इक्वेशन लिखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेकेंडरी में EMF तभी जनरेट होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स कब चेंज होगा? जब इसमें डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आपने DC लगा दिया तो DC एक कांस्टेंट करंट देगा,
मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो जाएगी, फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो सेकेंडरी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, खाली प्राइमरी में ही वो ईएमएफ जितना आना होगा आ जाएगा। तो इसके लिए इसे ऐसी करंट चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को बदले, यानी वो खुद बदले। और मैग्नेटिक फील्ड तो जानते ही हो आई पर डिपेंड करती है, तो अगर आई कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो डीसी में आई कांस्टेंट रहता है तो ये डीसी में वर्क नहीं करेगा। एसी में करंट बदलती है तो फील्ड बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा, ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। तो ओनली फॉर एसी वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इसको एज ए थ्योरी पॉइंट भी हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि ट्रांसफार्मर डीसी में नहीं सिर्फ एसी में वर्क करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने बताया। अभी कुछ लोग कमेंट भी कर देंगे कि आरडी सर बहुत ही धीमा बताते हैं, लेकिन क्या करें, कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। डी क्यू क्या है? हीट गिवन, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? डेल्टा डब्ल्यू मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लिखते हैं डी क्यू बराबर डी यू। फिजिक्स में तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू, लेकिन ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखेंगे। और हम जानते हैं कि अगर डी डब्ल्यू ऑन द सिस्टम हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। तो ये प्लस में आएगा अगर हम इसको लिखें बाय द सिस्टम, और अगर हम ऑन द सिस्टम में लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनर्जी कंजर्वेशन ही है। एक कोई बैंक लॉकर है, उसमें कुछ पैसे पड़े हैं, वो तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी हो गई। अब तुम पैसे डालोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, पैसा निकाल के वर्क करोगे तो भी एनर्जी घटेगी। तो अगर तुम वर्क करने के लिए पैसा निकालोगे तो एनर्जी घटेगी, तो हमारे पास ये माइनस आ जाता है। और अगर कोई वर्क करके पैसा डाल दे तो बढ़ेगी, तो प्लस हो जाएगा। केमिस्ट्री में तुम लोग यही फार्मूला भी पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ पे भी वर्क डन ऑन द सिस्टम लिया जाता है, फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम लिया जाता है। तो दोनों ही फॉर्मेट अपने आप में सही हैं, और सेकंड तो बिल्कुल सही है। और ये जो डेवलप किया गया है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड किया गया है। तो इसका आंसर मैं फर्स्ट वाला दूंगा, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यहाँ पे बहुत बच्चों का ये गलत हो गया होगा, क्योंकि इस बार हमने ये जो लैंग्वेज है वो बदल दी है। नॉर्मल ज़्यादातर क्वेश्चन में ये पहला जो लास्ट वाला है ऑप्शन वो पहले नंबर पे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके फोर्थ नंबर पे हमने कहा कभी कभी बदल भी जाए तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और असर्शन रीजन के ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये क्रम बदल दें, तो जो आपका आंसर है दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है वो फोर्थ नंबर पे है, यह फोर्थ सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये मेरे पास कैपेसिटर है, और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आप जानते हैं एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी होता है। और डी फाई ई क्या होता है? ये डी ई इंटू ए अपॉन डी टी होता है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाहर निकाल लो, और ई क्या होता है? वी बाई डी टी होता है, वी बाई डी, वेयर डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर। तो ये डी वी बाई डी टी होगा। तो यानी डिस्प्लेसमेंट करंट में इस वोल्टेज का मेनली जो हम लूप ले रहे हैं, इससे फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब ई चेंज होगा, और ई अगर चेंज होगा तो वी ज़रूर चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तब मिलेगी जब चेंजिंग विथ टाइम होगा वोल्टेज। चेंजिंग विथ डिस्टेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल वोल्टेज है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वोल्टेज ग्रेडियंट तो रहता ही है। यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यहाँ का कम होता है। तो डिस्टेंस के साथ चेंज होने का मतलब नहीं है, हर पॉइंट का पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट तभी मिलेगी जब वोल्टेज टाइम के साथ बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत ही फेमस फार्मूले का है क्वेश्चन। वो मैं पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू के है। तो एक ब्लॉक को हम एक बार बिना फ्रिक्शन के छोड़ दें, और एक तो मान लो इसको टाइम ts लगता है। ts स्टैंड्स फॉर टाइम टू स्लाइड व्हेन प्लेन इज स्मूथ। और tr फिर हमने इसको रफ कर दिया, तो mg साइन थीटा के साथ फ्रिक्शन भी लगेगा, तो एक्सेलरेशन कम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारे पास ये आ जाता है टाइम टू स्लाइड व्हेन फ्रिक्शन इज रफ। तो अगर ये हमारे पास ts है और ये tr है, और ये ब्लॉक मान लीजिए नीचे पहुंच गया, यहाँ पे जब स्मूथ थी तो वेलोसिटी vs थी, और जब ये रफ था तो वेलोसिटी vr था। तो tr की वैल्यू tr से ज़्यादा होगी और vr की वैल्यू vs से कम होगी। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इनका रिलेशन वही रहता है, मतलब रेशियो इनका सेम रहता है। यानी जो चीज़ tr अपॉन ts होगी वही चीज़ vs अपॉन vr होगी। इसको हम लोग मैकेनिक्स से प्रूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फार्मूला रहता है म्यू बराबर tan थीटा 1 माइनस ts स्क्वायर अपॉन tr स्क्वायर। इसको बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। आप दोनों का टाइम लिख लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये फार्मूला आ जाता है। अब ये फार्मूला का डेरिवेशन अगर नहीं मालूम है तो बुक्स में देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलो मैं फार्मूला भी निकाल देता हूँ। मान लो ये लेंथ L है, तो जब ये रफ था, जब ये स्मूथ था, तो इसका एक्सेलरेशन था g साइन थीटा। तो हम लिखेंगे L बराबर हाफ g साइन थीटा और स्लाइडिंग टाइम ts स्क्वायर। और जब ये रफ था तो इस पर दो एक्सेलरेशन होंगे, g साइन थीटा आगे होगा माइनस म्यू जी कॉस थीटा पीछे की ओर होगा। तब हम लिखेंगे हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा tr का स्क्वायर। अब इन दोनों को लेंथ तो वही है, बराबर कर दीजिए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? साइन थीटा ts स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा tr माइनस म्यू कॉस थीटा tr स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर आ जाएगा ts स्क्वायर अपॉन tr स्क्वायर। ये साइन थीटा कट गया, 1 माइनस ts स्क्वायर अपॉन tr स्क्वायर बराबर ये उधर चला गया
तो ये आ जाएगा म्यू कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह लिख सकते हो 1/tan थीटा। तो ये मेरे पास ये फार्मूला आ जाएगा। जितने लोगों को फार्मूला नहीं मालूम था वो भी मैंने बता दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो म्यू बराबर tan 45 1 माइनस, और कहते हैं कि रफ वाला टाइम स्मूथ वाले टाइम का डबल है, तो TS अगर T टाइम है तो ये 2T का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan 45 1 और 1 माइनस 1/4 आ गया, आंसर 0.75 आएगा। किसी क्वेश्चन में अगर VS और VR दिया हो तो TS/TR स्क्वायर की जगह आप VR स्क्वायर VS स्क्वायर रख के भी इसको कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था, फिर भी पूछा जा सकता है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए 32 वाले क्वेश्चन में ये लाइमन सीरीज़ है और सबकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकलवाई गई है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे लाइमन सीरीज़ है तो n बराबर 1 है और इसमें ऊपर से नीचे आता है, तो 2:1, 3:1, फिर 4:1, अंत में इन्फिनिटी:1। तो ये इन्फिनिटी है, ये 2, 3, 4 है। तो ये वाली वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, तो ये लैम्डा मैक्स होती है किसी सीरीज की। कोई भी सीरीज़ के लिए जो लैम्डा मैक्स होती है, जैसे लाइमन है तो 1 में आता है तो 2 से 1 वाली होगी, बामर है 2 में फाइनल है तो 3 से 2 वाली मैक्सिमम होगी, पास्चन है तो ये 4 से 3 वाली होगी। और ये जो सीरीज़ लिमिट होती है इसके लिए एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो यहाँ तो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ ही निकालता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ 1/λ लाइमन, बहुत पुराना फार्मूला है। और ये कब होगा, जब 2 से 1 में आएगा, तो 1/1/2 स्क्वायर। तो लैम्डा लाइमन कितना हो गया, उलट देंगे तो 4 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, और ये 4/3R आ गया। तो लाइमन सीरीज़ वाला जो है ये 4th वाला बन रहा है, तो A का 4 से मैच कर रहा है, तो 2 मैच कर रहे हैं, तो ये 2 तो वैसे ही गलत कर गए। अब मैं B वाला निकालता हूँ, ये बामर सीरीज है। तो बामर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, R, और बामर में 2 से आता है ना, तो 3 से 2 वाला मैक्सिमम हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो 1/λ बाइमर बराबर R, और ये है 4, ये है 9, तो 4 × 9, और ये आ जाएगा 9 माइनस 4। तो लैम्डा बामर की मैक्सिमम हो जाएगी 36/5R। तो बामर वाला जा कर के मैच करेगा 3rd वाले से। तो ये भी दोनों मैच कर गए, तो लगता है पूरा ही कैलकुलेट करवा पाएंगे। C वाला अब निकालते हैं, पास्चन वाला है। पास्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, R 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। पास्चन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन हायर से 3 में आता है, तो मैक्सिमम वाली हो जाएगी 4 to 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 9 × 16, 9 × 16 हो गया, ये 9 है, ये 16 है, और ये 16 माइनस 9 हो गया, 1/λ बराबर R। तो पास्चन की मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई 16 × 9 = 144 अपॉन 9 7 16 होता है, तो 7R। तो मेरे पास ये पास्चन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ सेकंड वाली होगी। और अब मेरे को फाइनल मिल गया, ये फर्स्ट दिया है तो यानी ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही है। आप चाहो तो ब्रैकेट के लिए भी निकाल सकते हो, 1 ब्रैकेट की मैक्सिमम वेवलेंथ R, ये 1 अपॉन, ब्रैकेट कब होता है, जब हायर से 4 में आता है,
तो 5 से 4 में जब जाएगा तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर करेंगे, निकाल के देख लेना, यही वाला आंसर आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये स्मॉल सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द टेंशन इन द लूप विल बी डबल्ड। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको बता दें कि अगर ये हमारे पास इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर ऐसे एक लूप रख दें तो इस पर फोर्स तो जीरो लगेगा और टॉर्क भी जीरो लगेगा, और इसमें ये टेंशन आ जाता है IBR। ये मैग्नेटिज्म में आपको सर लोगों ने बताया होगा। ये टेंशन निकालने का तरीका भी बहुत ही सिंपल होता है। आप टेंशन T मान लीजिए, सेमी सर्किल ले लीजिए, टेंशन तो सब में यूनिफॉर्म होगा, सेमी सर्किल ले लीजिए, तो सेमी सर्किल पे जो टेंशन लगेगा, यहाँ पे T लगेगा, यहाँ पे T लगेगा, और इस पर जब फोर्स निकालेंगे तो वो ऊपर लगेगा, कितना लगेगा, IB × 2R। ये सेमी सर्किल लिया है ना, यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो जो फोर्स इस पे लगेगा वही पूरे सेमी सर्किल पे भी लगेगा। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो 2T, दो टेंशन नीचे की ओर है, 2T बराबर 2IBR, तो ये IBR निकल आया। अब कहते हैं ये डबल कब होगा, तो B को डबल करोगे तो ये हो जाएगा डबल, I को आधा करोगे तो आधा हो जाएगा, रेडियस को आधा करोगे तो आधा हो जाएगा, और अगर बोथ B एंड R डबल करोगे तो फिर ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें ये याद रखना इसी केस में होगा। अगर आपने मान लीजिए लूप की ओरिएंटेशन बदल दी और लूप की एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसमें हमारे पास टॉर्क लगेगा, ये घूमने लगेगा, है ना। तो ये हमने टेंशन निकाल लिया है, और टेंशन ये सबसे सरल तरीका है। इवन अगर ये घूमेगा तब भी टेंशन इतना ही डेवलप होगा। ये एक रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो यहाँ से एक फोर्स F लगा रहे हैं, ये रेडियस R है, तो इस पे एक टॉर्क लग जाएगा, इसका वेट भी लगेगा यहाँ से, लेकिन वेट इसको इसके अबाउट घुमाने वाला नहीं है, और जो नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे वो भी नहीं घुमाएंगे। तो टॉर्क यही फोर्स F लगेगा, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा R × F। टॉर्क बराबर R × F। अब टॉर्क बराबर होता है I α, तो हम इसको लिख देंगे I α बराबर R × F, और ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 × α बराबर R × F। तो ये एक R से एक R कट जाएगा, अल्फा बराबर आ गया 2F/mr। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है, टॉर्क इसको इस तरीके से घुमाने लगेगा, लेकिन वो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है, कहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये हमारे पास मान लीजिए रिम का पॉइंट है, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसके पास एक तरफ तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो तो v² से या r⍵² से दिया जाएगा, और इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बच्चा r⍵, और जब इसको हम निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दो 2F/mr, तो r से r तो कट गया, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2F/m है, r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब r नहीं है तो इसको हम r की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि r की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये r⁴ पे जब कोई चीज़ न डिपेंड करे तो उसकी पावर 0 ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नेसेसरली इंक्रीजेज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले तो आपको गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। मान लीजिए एक कॉइल है गैल्वेनोमीटर का, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसकी एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड B है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो हमें फार्मूला मालूम है NI, जब करंट फ्लो कराएंगे तो NIAB बराबर टॉर्सनल कांस्टेंट K इंटू फाई होता है और करंट सेंसिटिविटी होती है बेटा फाई अपॉन I। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपॉन I। तो ये हो जाएगी NAB अपॉन K। ये कल वाले पेपर में भी था। और अगर इसमें करंट ना दे करके वोल्टेज दे दें तो करंट कितनी बहेगी, V अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। अगर यहाँ पे वोल्टेज V दे दो और इस कॉइल का रेजिस्टेंस ऐसे घूमता हुआ R है तो करंट कितनी बहेगी, V अपॉन R। तो हम इसको लिखेंगे, जो I है उसको V बाई R लिख देंगे, तो यहाँ V बाई R हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन KR। जस्ट कुछ नहीं, I की जगह V बाई R लिख दो। अब सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और डिफ्लेक्शन पर यूनिट, जैसे आप गैल्वेनोमीटर है, आप करंट भेजो वो कम डिफ्लेक्ट हो तो सेंसिटिविटी कम है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो तो सेंसिटिविटी कम है। तो ये सेंसिटिविटी के फार्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है कि अगर तुम इसको बढ़ा देते हो किसी तरीके से तो ये भी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। R को R रहने दीजिए। अगर आप N बढ़ा दो या A बढ़ा दो या B बढ़ा दो तो हमारे पास ये करंट सेंसिटिविटी के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये माना गया है कि R कांस्टेंट है, यहाँ पे माना गया है कि R कांस्टेंट है, मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ दी गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो कांस्टेंट है, ये इसको माना गया है। अदरवाइज़ इसको अगर और तरीके से चले तो कभी कभी ये सही नहीं भी होता है। मतलब कि जैसे ये वायर हमने लिया और अगर हमने B को चेंज कर दिया या K को कम कर दिया तब तो ये चीज़ वैलिड है, लेकिन अगर हमने वायर की लेंथ ज़्यादा ले ली, उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ले लिए, तो उसी रेशियो से एरिया और N भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उतना डीप नहीं है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जहाँ तक है, तो टू कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू ए वोल्ट मीटर ए स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये स्मॉल वर्ड इसमें गलत है। ये लार्ज रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में बदलने के लिए लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हैं और अमीटर में बदलने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए, ये 2021 में या 22 में ये क्वेश्चन आया था। एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया यहाँ से और इसकी वेलोसिटी है n टाइम्स एस्केप वेलोसिटी, वेयर n इज़ लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है n लेस देन 1 है, जैसे n की वैल्यू 1/2 है या 0.2 है, जो कुछ भी है, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप वेलोसिटी से कम है और ये कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा और वही हाइट ये पूछ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन सेम है, आप जैसे निकालते हो मैक्सिमम हाइट वैसे ही निकालो। यहाँ पे रखो पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r और इसके बाद लिखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो ½ m और इसका स्क्वायर करेंगे, NVE का स्क्वायर करेंगे
और बराबर मैक्सिमम हाइट पर, तो वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो Gmm/r+h कर देते हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -Gmm/r+½ इसका स्क्वायर किया n², और VE आप जानते हैं क्या होता है, ये √2Gm/r होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2Gm/r और बराबर -Gmm/r+h आ गया। अब इससे हम h निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो Gmm काट दो, यहाँ ये 2 से 2 काट दो, तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा ये -1/r और प्लस 2 से 2 तो कट गया है, n² बराबर -1/r+h। अब यहाँ से देखिए r एलसीएम लीजिए, तो 1 -1 + n² हो जाएगा और बराबर -1/r+h हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम निकालें तो r+h की वैल्यू r/n² -1 आ रही है। ये माइनस था, इसको एडजस्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा n² -1/r बराबर 1/r+h। अब कई लोगों ने इसमें क्या किया होगा, h के लिए यहाँ से r माइनस किया होगा, कई लोगों ने किया होगा, लेकिन करना नहीं था। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पूछ रहा है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से अगर ये यहाँ से मैक्सिमम हाइट h जाता है, तो सेंटर से इसकी हाइट कितनी होगी, r+h, यानी वो r+h की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। ये n² -1 -n² ले लीजिए, बिकॉज n इज़ स्मॉलर देन 1। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप r+h लिखते हैं तो ये एक्चुअली -1 + n², ये n 1 से छोटा है, तो ये वाला क्वांटिटी छोटा है, ये वाली क्वांटिटी निगेटिव है। तो यहाँ पे बस साइन में कन्फ्यूजन भले हो जाए, मैग्नीट्यूड में नहीं होगा। और ये n की वैल्यू चूँकि 1 से छोटी है, तो ये वाली पूरी चीज़ एक्चुअली निगेटिव ही है, इसकी मॉड वैल्यू 1/r+h के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो n² -1 आ रहा है, ये वाली वैल्यू निगेटिव आएगी असल में, अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर h की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 -n² करना पड़ेगा, 1 -n²। बिकॉज ओनली n इज स्मॉलर देन 1। अगर n ग्रेटर देन 1 होता तो n² +-1 ये पॉजिटिव होता, तब ये नेगेटिव वैल्यू लेती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, इसलिए इसको r+h के बराबर करके थर्ड वाला आंसर दे देंगे। और बाकी तो कोई वैसे भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो बाकी तो गलत है ही है, सिर्फ यही है n की। यहाँ पे आपने क्या किया, h की वैल्यू निगेटिव तो होगी नहीं, यहाँ से यहाँ की हाइट निगेटिव तो होगी नहीं, और n हमारा 1 से छोटा है, तो आपको इसको 1 -n² करके डील करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू आप हाफ लेके चलो, तो जब n की वैल्यू आप हाफ लोगे तो ये 1/4 बचेगा, तो ये -3/4 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो r+h बराबर r/1 -n² आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिंग थ्रू ए कंडक्टर 120 जूल ऑफ हीट इन 8 सेकेंड। तो फार्मूला लगा दीजिए, I² R × T बराबर Q। तो 5
एम्पियर की करंट है, रेजिस्टेंस R मान लीजिए, टाइम 8 सेकंड मान लीजिए, और 120 जूल की हीट है, तो R बराबर हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 120/40, 25 × 8। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25×8 = 200 होता है, और इसको काट दीजिए, ये 60/100 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.6 ओम, 0.6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद फिर चलते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। एक बॉडी h हाइट से गिरती है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, तो आप जानते हैं इसके बाद ये h/2 तक जाएगी, h/4 तक जाएगी। h बराबर होता है E²H0। अगर बॉडी h से गिरेगी तो E²H तक जाएगी और फिर ये लौटेगी, और इसके बाद फिर ये h/4 × 4 से जाएगी और फिर ये लौटेगी h/4 × 4, और ये इनफाइनाइट कोलिजन करती रह जाएगी। जैसे एक बॉल को छोड़ दीजिए ना, तो गिरेगी, कुछ ऊंचाई तक उठेगी, फिर नीचे आएगी, फिर और कम ऊंचाई तक उठेगी, फिर नीचे आएगी, और ये लगातार टक 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 करती रहेगी। तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? पहले तो ये h गिरी, फिर ये h/4 तक उठी और h/4 तक गिरी। ये कैसे मालूम हुआ? ये इस फार्मूले से हुआ। h से गिरी है तो ये मान लीजिए पहली बार रिबाउंड के बाद h1 है, तो ये 1/2 का स्क्वायर इंटू h करेंगे तो ये h/4 आएगा। इसके बाद फिर h/4 में 4 से फिर डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार ऊपर नीचे गई है, तो 2h/4 आया है, और फिर 2h/4 स्क्वायर आया है, और हर बार h1/4 से गुणा होता रहेगा और ये अनंत काल तक चलेगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो h और इसमें आप 2h/4 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 + 1/4 का स्क्वायर, और ये हमारी इनफाइनाइट जीपी है। अगर AR स्क्वायर ये टर्म इस तरीके से मिलते हैं तो इसके अनंत पदों का सम होता है A/1 - R। तो ये हो जाएगा h + 2h/4, और ये पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/4 है, तो ये हो जाएगा h + 2h/4, और इंटू ये 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा 5h/3, 5h/3। तो ये 5/3h इसका आंसर हो जाएगा 38 का, और बहुत ही सिंपल सा है। ये फार्मूला पूछ दिया है सर लोगों ने। अगर h हाइट से गिरती है तो आप जानते हो यहाँ पे छेद अगर h हाइट पर किया गया है तो ये इफ्लेक्स वेलोसिटी होती है √2gh, और ये वाली डिस्टेंस होती है 2h - h। तो ये सीधे सीधे फार्मूला पूछा गया था। फार्मूले का डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों को मालूम है। इसके बाद 40th क्वेश्चन है। ये 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं और इनमें से किसी की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए पहले की फ्रीक्वेंसी N1 है और दूसरे की N2 है, तो N1 और N2 का डिफरेंस 4 है। ये बीट्स का मतलब यही होता है। अब इसके बाद एक रेजोनेंस ट्यूब ली, तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है कि जब रेजोनेंस मिलता है तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क बचेगा, और इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो जैसे ये n है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये λ/4 होती है, तो हम लिखेंगे λ/4 बराबर ये लेंथ
ये पूरी लेंथ मान लीजिए, एंड करेक्शन को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि एंड करेक्शन लेंगे तो उतने डाटा नहीं दिए, तब कुछ और डाटा भी दिया रहता है। तो लैम्डा बराबर 4L हो गया, और वेलोसिटी बराबर होती है n लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी v अपॉन लैम्डा, यानी v अपॉन 4। देखिए n1 कितनी है, n1 है v अपॉन 4 इंटू 45, और n2 है v अपॉन 4 इंटू 46, क्योंकि दोनों जब साउंड कर रहे हैं तो एयर कॉलम की लेंथ दी गई है। अब जाहिर है कि n1 ज्यादा है और n2 कम है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो n1 अपॉन n2 बराबर हो जाएगा 46 अपॉन 45। तो यहां पर दो काम किए। पहली बात तो हमें मालूम है n1 माइनस, अब यहां से ये तो डिफरेंस होता है, और ज्यादा कौन है, n1 ज्यादा है n2 कम है, तो n1 माइनस n2 बराबर 4 करेंगे। ये इक्वेशन हमारे फ्रीक्वेंसी देगी, और n1 और n2 का रेशियो मैंने इस वाली जानकारी से ले लिया, क्योंकि अगर कोई साउंड करता है ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेंस ट्यूब में, तो लैम्डा बराबर 4L होता है, और फ्रीक्वेंसी बराबर v अपॉन लैम्डा होती है, तो n को v अपॉन 4L लिख सकते हैं। तो n1 आ गया v अपॉन 4 इंटू 45, ये 45 पे रेजोनेंस कर रहा है, ये 46 पे कर रहा है, n1 अपॉन n2 बराबर हो गया, यानी n1 ज्यादा है n2 कम है। अब बस आप n1 रखे रहने दीजिए, और n2 की वैल्यू रख दीजिए आप 45 अपॉन 46, n1 बराबर तो 4 है ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा n1 बराबर 184 आ जाएगा, माइनस कर लेना, n1 कॉमन ले लेना, तो जब कॉमन लोगे तो 1 माइनस 45/46 आ जाएगा, तो n1 144 आ जाएगा, और n2 आ जाएगा, यहाँ 184 रख दो, तो ये n2 180 आ जाएगा, यानी मेरे पास ये सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए 42 क्वेश्चन, 41। अब ये सिंपल हीटिंग का क्वेश्चन है, 1 लीटर वाटर को हीट करना है, तो कितनी हीट चाहिए, Q बराबर मास ऑफ दी वाटर, तो ये 1 kg लेंगे, क्योंकि 1 लीटर वाटर का मास 1 kg होता है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट लेंगे, तो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम, और केजी है तो 1000, चाहो तो इसको ग्राम में बदल लो, या इसको 1000 कैलोरी ले लो, और 4.2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस है 30, 40 माइनस 10 इज 30। इतनी हीट ये वाला हीटर देगा, और ये वाली हीटर इतनी जूल पर सेकेंड दे रहा है। वॉट का मतलब यही होता है, 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड, तो ये दे रहा है 836 जूल पर सेकेंड, और इतनी हीट देनी है, तो मान लो टाइम t लेता है, तो इसको लिख दिया 1000 इंटू 4.2 इंटू 30, और जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1000, ये बन जाएगा 126, और डिवाइडेड बाई 836, और जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में बेटा ये लगभग 150 सेकेंड आ जा सकता है। इसको अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं, इसको 800 मान लो, इसको 125 मान लो, तो लगभग आप इसको निकाल सकते हो, कोई कठिनाई नहीं आएगी इसमें। जितनी एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको 25 के मल्टीपल में रख लेते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। ये 1000 बना रहे दो, इसको 125 मान लो, इसको 825 मान लो, और इसको कैंसिल कर लो, 25 से काट दो, तो 25 पंचे 125, और 25 के यहाँ 75, और ये 5 35 हो गया, ये 7 आ गया, इसको डिवाइड करो तो 7 1 7, फिर 3 बचा है, तो ये लगभग 150 सेकंड आता है। डिवाइड करके आप देख सकते हो, कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके हम लोगों ने किया है, तो ये 150 सेकंड आता है।
ये पूरी वैल्यू आती है 150, ये पूरी वैल्यू आती है कैलकुलेट करने पे 150.7 सेकंड के लगभग आती है। तो दिस इज द नियरेस्ट। ये मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा था, थोड़ी सी कम आ रही थी क्योंकि इसको मैंने 125 मान लिया था, इसको मैंने कम मान लिया था, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ ए सब्सटेंस, तो ये तो डेफिनेशन है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। रिजिडिटी दूसरी चीज है, विस्कोसिटी लिक्विड में होती है, तो बल्क मॉडुलस का होता है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एक फिर है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। सिस्टम को दिया गया हीट 200 कैलोरी, तो यानी Q बराबर हो जाएगा 200 कैलोरी, और वर्क डन बाय द सिस्टम ये 40 जूल है, और इंटरनल एनर्जी तो डेल्टा U बराबर Q माइनस डब्ल्यू। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये कैलोरी में है, ये जूल में है, और आंसर जूल में दिया है, तो आप इसको जूल में बदल लो। 200 into 4.2 माइनस 40। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 42 दूनी 84, 840 माइनस 40, 800 जूल आ रहा है, तो इंक्रीजेस बाय 800 जूल हो जाएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव है, तो U2 माइनस U1 यानी 800 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए होता है PV बराबर कांस्टेंट। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए या चाहे जैसे ले लीजिए। मान लीजिए इसको T के रेस्पेक्ट में या X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो V dP अपॉन dx प्लस P dV बाई dx, और ये कांस्टेंट है तो 0, तो V dP प्लस P dV बराबर 0, तो dP अपॉन P बराबर माइनस dV अपॉन V आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला आंसर है, डेल्टा V अपॉन V। इसको आप किसी भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, या आप एरर के फंडे से भी लिख सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। स्टैंडिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है, इसलिए इसको स्टैंडिंग कहते हैं, और बाकी सब ऑप्शन तो उल्टे सीधे हैं। लाउड नॉइज जरूरी नहीं है प्रोड्यूस करे। कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल ट्रेवलिंग वेव, तो सिंगल ट्रेवलिंग वेव से कंपोज नहीं होगी, दो होंगी, एक और दूसरी रिफ्लेक्टेड वाली, तब स्टेशनरी वेव बनती है। ये स्टैंडिंग वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इट डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी, ये मीडियम में कन्फाइंड कर देती है एनर्जी और पार्टिकल वाइब्रेट कराती है, इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। When 1 centimeter thick surface is illuminated with a light of wavelength lambda, stopping potential is V, और वर्क थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा नॉट है, हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान ली लैम्डा नॉट। अब इसके बाद जब इसको 2 लैम्डा से किया गया, तो hc अपॉन 2 लैम्डा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो वही रहेगी, दोबारा लगा रहे हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल V/3 हो गया है, तो EV/3 आ गया। अब आपको लैम्डा नॉट निकालना है, तो आप इसको आसानी से डिवाइड कर दीजिए, तो EV अपॉन EV/3, तो EV अपॉन EV/3 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट अपॉन hc अपॉन 2 लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट। अब आप कैंसिल कर दीजिए बहुत सारी चीजें, EV काट दीजिए, hc ऊपर से काट दीजिए, और ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 3 बराबर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, 1 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट।
अब कुछ करना नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3/2 लैम्डा माइनस 3/लैम्डा नॉट बराबर 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। 3/2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, इसको उधर ले जाइए। 3/लैम्डा नॉट माइनस 1 लैम्डा नॉट। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये 2 लैम्डा है तो ये 3 माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए लैम्डा नॉट, ये 3 माइनस 1 आ गया। तो अब यहां से आ गया 1/2 लैम्डा बराबर 2/लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट बराबर आ गया 4 लैम्डा। तो ये सेकंड वाला इसका आंसर सही है, 4 लैम्डा वाला। मिला लीजिए अपने आंसर से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद ये और सिंपल है, रेजोनेंस एयर कॉलम का फंडा दोबारा यूज हो रहा है। रेजोनेंस एयर कॉलम की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। तो मैंने आपको बताया था ना कि λ/4 बराबर होता है 20, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगर ये अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ये λ/4 होता है, तो लैम्डा 80 सेंटीमीटर हो गया। तो v बराबर होता है n लैम्डा, तो ये n तो दिया हुआ है 250, और लैम्डा ये आ गया है 80/100। तो आपको ये दोनों जीरो इसको काट दीजिए, ये एक जीरो ये जीरो कट गया, तो आंसर आ जाएगा 200। तो आंसर हो गया 200 मीटर पर सेकंड। आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ही हल्का था, और ये थ्योरी का क्वेश्चन है। सर लोगों ने आपको बताया होगा कि अगर ये दो स्लिट है और यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, तो ये पैटर्न क्यों मिलता है? क्योंकि दोनों वेव इससे इंटरफेरेंस करती है। अब अगर आप एक को ब्लैक से ढक दोगे तो खाली एक सोर्स होगा, तो जैसे एक सोर्स अपनी इंटेंसिटी सब जगह स्प्रेड करेगा, उसी तरीके से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कोई फ्रिंज रेंज तुमको नहीं दिखेगी। तो नो फ्रिंज भी ऑब्टेन एंड स्क्रीन विल हैव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें देखें क्या क्या सही है। आपको मालूम है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और ये सर्कुलेशन करंट जितनी ज्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में बी है, तो इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और देयरफॉर इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है। तो पहला वाला सही है। ये सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो ये दूसरा वाला भी सही है। और बीम ए सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज्यादा फोटोन यही गिरा रही होगी, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यही होगी, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है अगर ये तीनों सही है तो आंसर मेरा फोर्थ हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आइए। अब ये एक सिंपल फॉर्मूला है क्वेश्चन में। A candle placed 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक लेंस मान लीजिए, अब मुझे नहीं मालूम ये लेंस कैसा है, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। और यहां से 25 सेंटीमीटर पर एक कैंडल रखी गई, तो 25 सेंटीमीटर पर कैंडल रखी गई है, तो U बराबर -25 हो गया। और एक स्क्रीन रखी गई है दूसरी तरफ 75 सेंटीमीटर पर लेंस के, और उस पर अगर ये इमेज बना रही है तो इसका मतलब है ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनाएगा, तो स्क्रीन पे ली नहीं जा सकती है। बहरहाल अभी खुद ही आ जाएगा, v बराबर +75 रहेंगे क्योंकि ये लेंस के दूसरी तरफ है। अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाइए, तो 1/f बराबर 1/75 माइनस 1/-25, तो 1/f बराबर 1/75 प्लस 1/25। एलसीएम लीजिए 75, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 1/f, तो f बराबर 75/4 आ रहा है। तो 4 × 4 3 बचा, 4 × 3
7.5। तो अब ये प्लस आया है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस तो यही से पता चल गया था, जब अगर इमेज स्क्रीन पर बन रही है तो मतलब वो रियल है। ये प्लस 80.75 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये बेटा आज का पेपर था और पूरी तरीके से बैलेंस भी था, और इस पेपर में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। बढ़िया करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। तो आज हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।